नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान माया अली और मैं लेके आई हूं आपके लिए हर पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो की एक और नई एपिसोड। आपको जिन हीरो से मिलवाते हैं शायद आप उनसे पहले ना मिले हों, लेकिन इन हीरो से मिलने के बाद आप में मुझ में एक नई उमंग, नया जज्बा पैदा होता है कि हम कुछ नया कर दिखाएं। आज जिस हीरो से मिलवाने वाली हूँ उनका नाम है मोहम्मद जवाद और उनको 3 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया, ना कि अपनी मजबूरी बनाया। और आज वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है। बाकी कहानी उनसे ही सुनते हैं, आइए। आपने अक्सर ये सुना होगा कि खुदा उनकी मदद ज़रूर करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये बात हमारे आज के हीरो ने साबित कर दिखाई है, जिन्होंने ना सिर्फ मौशी और मौशूदी रुकावटों से जंग की, बल्कि कुदरती तौर पर आई जिस्मानी माजूरी के बावजूद मर्द आहन की तरह तमाम मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया। हम बात कर रहे हैं जवाद भट्टी की, जिसने ज़मीन पर रेंगते हुए आसमान की तरफ उड़ने का फैसला किया। अगरचे घर की गुर्बत और माजूरी ने कई मरतबा जवाद का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन टांगों से माजूर इस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया कि वो डॉक्टर बनेगा और गरीबों और माजूरों का इलाज मुफ्त करेगा। आगे हर कदम जब तक है हमारे आज के हीरो की कहानी एक बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जो जिंदगी से मायूस हो जाते हैं और उन लोगों के लिए भी जो मुश्किलात का सामना करते डरते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर जवाद से और उनकी सक्सेस स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी हम लाइब्रेरी में आ चुके हैं और डॉक्टर जवाद हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने यहाँ तक जो सफ़र तय किया उसमें उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह उनको हिम्मत मिली। जी तो डॉक्टर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जवाद, बचपन से ऐसा है आपके साथ ही या एक ख़ास टाइम पे आके हुआ? ये जब बचपन में मैं ठीक था पहले, तो जब 2-3 साल का मैं हुआ तो मुझे पोलियो हो गया था। तो पोलियो की वजह से दोनों टांगे जो है अफेक्टेड थी। अच्छा जवाद, अभी आपने बताया कि दोनों टांगे अफेक्ट हुई, तो क्या मतलब चलने से, उठने बैठने से बिल्कुल ही आप हो गए थे काफी? जी, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। मेरी दोनों टांगें जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और मैं नीचे बैठ के रेंग के चलता था। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे पढ़ने का शौक़ है, मुझे आप किसी स्कूल में एडमिशन दें। हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे साथ एक स्कूल था तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था घर से, तो उसमें उन्होंने मुझे एडमिशन दिलवाया घर वालों ने। किसने सबसे ज़्यादा साथ दिया आपका? सबसे ज़्यादा साथ जो है मेरे पेरेंट्स ने दिया। और मेरे भाई ने। अच्छा। और मेरी सिस्टर वगैरह ने, सब पूरी फैमिली ने आपको मोटिवेट किया कि आपको फ्रेंड्स ने भी काफ़ी ज़्यादा साथ दी। जब एफएससी की तो उसके बाद जो है मेरे दोस्त जो है इंडी टेस्ट की तैयारी कर रहे थे किसी अकेडमी में, तो मुझे भी शौक़ था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ले जाओ, हम इकट्ठे रहेंगे चलो। तो उन्होंने हाँ कर ली। वो फिर मुझे अपने साथ अकेडमी ले जाया करते थे, साइकिल पे बिठा के, और फिर उधर साइकिल से उतार के कंधे पे उठा कर अकेडमी के अंदर ले जाया करते थे। अच्छा, अभी जब आपने एंट्री टेस्ट दिया इसके मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मैंने कुछ सुना कि आपको वहाँ पे उन्होंने टीचर्स ने कहा कि आप नहीं आगे क्वालिफाई कर सकते। मैं उनके सामने जब गया मेडिकल बोर्ड के सामने, तो उन्होंने कहा कि आप तो खड़े भी नहीं हो सकते। मैं रेंग के चलता था ना, तो उन्होंने कहा वहाँ पे भी आप ऐसे ही नीचे रेंग के गया, मैं उनके सामने रेंग के चलता था, हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप खड़े नहीं हो सकते। मैंने कहा नहीं, मैं तो खड़ा नहीं हो सकता, मैंने तो ऐसे रेंग के ही चलता हूँ और मैंने अपनी पूरी एजुकेशन इसी तरह हासिल की है। तो उन्होंने कहा कि आप तो खड़े भी नहीं हो सकते, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। उस वक्त बहुत मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी कि मैंने कहा 12 साल मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, और इस टाइम जब एडमिशन का टाइम आया तो ये कह रहे हैं कि आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। बहुत दुखी हुआ मैं, मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे। और जब मैं बाहर आया तो मैंने भाई को बताया, तो वो भी बहुत ज़्यादा अफसोस हो गए कि, लेकिन फिर उनमें उस बोर्ड में एक वैद साहब थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन में हॉस्पिटल में। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे पास आ जाए तो मैं आपको चेकअप करके ना ये बता सकता हूँ कि आप खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अच्छा। फिर मैं कुछ दिनों के बाद उनके पास गया मैं हॉस्पिटल, तो उन्होंने मेरा चेकअप किया। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अगर आप 5-6 ऑपरेशन करवा ले तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। 5-6 ऑपरेशन थे, ये आपके खर्चे पे होने थे या उन्होंने खुद से करवाए? ये तो मेरे अपने खर्चे पे होने थे ना। अच्छा, आपके अपने पे होने थे। जी जी। तो आपने रिक्वेस्ट नहीं की कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मेरे अब्बू की कोई ज़मीन थी,
तो उन्होंने वो ज़मीन बेची तो तकरीबन 1 लाख हुआ था। मतलब आपके ऑपरेशन के लिए? हाँ, तो उन्होंने फिर वो ज़मीन बेच के ना तो फिर मेरे ऑपरेशन स्टार्ट किए और 6 माह में मेरे 6 ऑपरेशन हुए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पता चली थी कि आपने दोबारा जब क्वालिफाई किया तो फिर आपको इनकार का सामना करना पड़ा। जी जी। ऐसा क्यों किया दोबारा, जब आप अपनी टांगों पे खड़े हो सकते थे? जब मैं उस मेडिकल बोर्ड के सामने दोबारा पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अगर एक स्टिक से खड़े होकर दिखाएं तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा। जब नेक्स्ट ईयर मैं खड़ा होकर गया तो वो लोग तो हैरान हो गए कि आप तो खड़े भी नहीं हो सकते थे, आप चल भी नहीं सकते थे। बिल्कुल। मैंने जो है उनके उस ऑब्जेक्शन को भी रिमूव किया। फिर मैंने उनसे टाइम लेके आया, मैंने कहा आप मुझे 1 मंथ का टाइम दें 1 मंथ? तो मैं आपको एक स्टिक से चल के दिखा सकता। अच्छा। फिर मैंने एक जो है घर जाके सुबह और शाम 1-1 घंटा एक्सरसाइज की विद 1 स्टिक, और 1 महीने के बाद मैंने उन्हें कहा कि अब तो मैं आपको चल के दिखा सकता हूँ। फिर उन्होंने सारे बोर्ड को दोबारा बुलाया, उसने मेरा चेकअप किया सब ने, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिशन के लिए अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब ये कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, क्या करेंगे? इसके बाद इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन करूँगा मैं ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। अच्छा और फिर स्पेशलाइजेशन के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में लोगों की हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। अब 10 साल पीछे अगर जाएं तो वो जवाद क्या था और अब जवाद क्या है? एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जी जी। मेरी जो है ना, जब मैं एंटी टेस्ट दे के आया था तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, तो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। फर्स्ट एंटी टेस्ट में? ये सेकंड में। और उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो है अपने पाँव पर चलूँ, और जब वो नमाज के लिए बैठती थी मैं उन्हें कहा करता था कि 2 दुआएं मंगवाता रहा उनसे कि एक तो यानी अल्लाह ताला मेरे बेटे को डॉक्टर बनाए और दूसरा इसको अपने पाँव पर चलाए, और अल्लाह ताला ने मैंने कहा दोनों दुआएं मेरी पूरी हुई हैं। अब मुझे वो बातें बहुत याद आती हैं कि मेरी अम्मी मेरे लिए दुआ करती थी। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। एक वो हस्ती जिसने अपने इतनी दुआएं की, माँ, वो आपके साथ नहीं है, तो जब उनकी बेइंतहा याद आती है आपको तब क्या करते हैं? मैं घर वालों को फ़ोन कर लेता हूँ, या कभी कभी आंखों में से आंसू आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता हूँ। जब कभी दोस्तों से बात कर ली इस तरह। जब आपको एडमिशन मिल गया, डॉक्टर भी बन रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा याद आ रही हो और अम्मी ख्वाब में आ गई हूँ? एक दफ़ा आई थी शुरू में। शुरू में जब एडमिशन मिला? जी एडमिशन मिला। क्या कहा उन्होंने? बस ऐसे ही बैठी थी, बातें कर रही थी। कुछ उनकी बात जो ख्वाब में उन्होंने कही हो? हंस रही थी, हंसते हुए कोई बात कर रही थी, अब याद नहीं है मुझे। माँ की दुआ ज़रूर मतलब इंसान को कामयाब बनाती है, और आज जवाद जो डॉक्टर जवाद जो मेरे सामने बैठे हैं, तो इनकी कामयाबी के पीछे इनकी माँ की दुआ ही है। और मैं चाहती हूँ कि आप आगे से आगे बढ़ते जाएं, और मैं ये भी चाहूँगी कि आप डॉक्टर जवाद हमें अपने कॉलेज का ज़रा एक राउंड लगवाएं ताकि हम लोग क्लासेस भी देखें, आप जहाँ रहते हैं वो भी देखें। आइए। एक बात बताएं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ दोस्त आके आपकी हेल्प करते हैं जी, तो आपको बुरा लगता है कि वो उस टाइम पे अच्छा लगता है कि दोस्त आके आपकी हेल्प कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्त जब इस तरह आपस में एक दूसरे मेरी हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। वैसे भी दोस्त तो होते ही हेल्प के लिए। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा। अच्छा जवाद, अभी हम लोग मेस में गए, खाना खाया, बड़ा मज़े का खाना था, और सही किसी ने कहा है कि भूख में अगर दाल चावल भी मिले तो बिरयानी बराबर है। अच्छा ये बताएं कि मेस का खाना भी आपको मंथली पे करना पड़ता है? जी मंथली पे करना पड़ता है, तकरीबन 4-5,000 मंथली होता है। तो ये आपको कॉलेज की तरफ से नहीं मतलब पे हो जाता ऑटोमेटिकली? ये मेस जो है मुझे खुद पे करना पड़ता है, लेकिन फ्री एडमिशन हो जाती है। वो हो जाती है? जी। तो कभी अगर एक बार खाने के बाद दोबारा भूख लगे तो मेस वाले दे देते हैं? हाँ खाना? इजीली दे देते या कहते हैं नहीं इसकी डबल फीस में? नहीं, इजीली उसी वक्त दे देते हैं, इसी फौरन। में दे देते हैं। जी। तो अभी आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी मैं आपको जो है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल जवेद अकरम साहब के पास लेके जा रहे हैं।
इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर जावेद अकरम, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको इनका स्टूडेंट किस तरह का लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके पास इस तरह का बहुत अच्छा एक टैलेंटेड स्टूडेंट है और हमने इनकी एक्टिविटीज़ भी देखी हैं। आप इनके बारे में क्या कहेंगे? जो मुझे इसकी ज़्यादा चीज़ इम्प्रेस करती है एज ए टीचर, वो ये है कि ये अपनी ओवरऑल हर एक्टिविटी में हिस्सा लेता है, चाहे वो डिबेट्स हैं, चाहे वो ड्रामेटिक्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे इसने कहीं गाना गाने का कंपटीशन है, ही इज़ ऑलवेज देयर। ही इज़ आइकॉन ऑफ आवर कॉलेज। जी सर, इन्होंने मुझे बताया कि ये फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट हुए, सेकंड टाइम में रिजेक्ट हो गए थे, तो ऐसा क्यों किया है कमेटी ने? अगर आप मज़दूर किसी बच्चे को दाखिल कर लेंगे तो किसी और मज़दूर को आप महरूम कर रहे हैं उस सीट से। और अगर वो मज़दूर बच्चा कल को मेहनत करके पैसे भी लगाता है, उसकी फैमिली भी मेहनत करती है, उसके साथ भी मेहनत करते हैं और वो डॉक्टर बन जाता है, लेकिन वो डॉक्टरी प्रैक्टिस नहीं कर सकता किसी ऐसी वजह से, सर्जरी नहीं कर सकता अगर वो सर्जन बनना चाहता है, तो इसलिए ये मेरा ख़्याल है कि ये दोनों पहलू ज़रूरी हैं। एंड हेड्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने अपने एक टांग पे खड़ा होकर दिखाया भी। थैंक यू सो मच सर। अच्छा मुझे ये बताएं जवाद के बचपन में जब किसी से सवाल किया जाए कि आपको क्या बनना है, तो पहली बात आती है डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, तो आपके जहन में क्या था बचपन में बनने के लिए? मैं जो है बचपन से मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था। अच्छा। तो फिर जब भी पूछता था मैं कहता था डॉक्टर बनना है, तो वो कहता था कि यार तुम तो खड़े नहीं सकते, तुम कैसे डॉक्टर बनो। लेकिन मैं कहता था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो फिर मैंने इसी तरह रिंग के चलता रहा, FSC तक मैंने ऐसे ही नीचे बैठ के चलता था, कॉलेज भी चला जाता था, हर जगह पे मतलब क्लासरूम तक भी आप ऐसे ही जाते थे? नीचे बैठ के चलता रिंग के। तो फिर लोग दोस्त थे कुछ, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, कोई उठा कर ले जाता था गोद में या कोई किस तरह या कंधों पे उठा कर ले जाया करते थे। और इस तरह मैंने वो सब पढ़ता रहा FSC तक इस तरह। फिर उसके बाद जब एडमिशन का टाइम आया तो फिर ऑब्जेक्शन। जी नाज़रीन, आज मैंने आप लोगों की मुलाकात करवाई हमारे आज के हीरो मोहम्मद जवाद से, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और आज वो कामयाब ज़िंदगी गुजारे एक स्टूडेंट की हैसियत से, और इंशाअल्लाह ताला वो एक दिन डॉक्टर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत भी करेंगे। इसके अलावा अपनी राय से आगाह करने के लिए हमें लिख भेजें hero@sama.tv पर। समा की वेबसाइट sama.tv पर ज़रूर विजिट करें। फेसबुक पे हमारा फ़ैन पेज है, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।